हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छा होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिकों को और किस चैप्टर, यानी कि एक तरह से आप कहेंगे तो चैप्टर भी कहा जा सकता है और टॉपिक भी कहा जा सकता है, कौन कौन से भागों को हमने कंप्लीट किया था उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मानव रक्त परिसंचरण, जिसे हम परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक होगा स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने इसके वीडियो में जो भी हम भागों को देखे थे उसे हम समझ लेते हैं। इसके पहले हम जो लिखे थे, उसके पहले हम लिखे थे जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। कौन सा बताया था? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं उसके बारे में देखा, और साथ ही साथ हमने पोषण को पढ़ा। ठीक है, पोषण क्या होते हैं? पोषण में स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, साथ ही साथ विषम पोषी पोषण के प्राणी, सम, मृतोपजीवी, इन सभी को देखा। और उसके बाद हमने जो देखा अमीबा में पाचन को भी देखा, और साथ ही साथ मानव रक्त, देखिए हमने फिर देखा इसमें साथ ही साथ देखा पौधों में पोषण को देखा। ठीक है, पौधों में पोषण को देखा। उसके बाद हमने जो देखा मानव पाचन को देखा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र को, मानव पाचन तंत्र। उसके बाद अमीबा में पाचन को भी देखा। ठीक है, अमीबा में पाचन। ठीक है, अमीबा में पाचन को देखा। यदि आप इन सभी टॉपिकों को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइएगा। चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th बायोलॉजी के नाम से। तो उसमें देखेंगे हमने लेक्चर वाइज और सीरीज वाइज हम आपको ये सभी टॉपिकों को पढ़ा चुके हैं। बस यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सभी टॉपिकों को पढ़ा चुके हैं। अब हम कौन से टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं उसे हम इस टॉपिक के माध्यम से उससे रिलेट करेंगे। उसके बाद अपने जो हमारा मानव रक्त परिसंचरण है यानी परिवहन तंत्र है उसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो टॉपिक है उससे रिलेट हो सके। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हमने पोषण को देखा, पौधों में पोषण को देखा, मानव पाचन तंत्र को देखा, अमीबा में पाचन को देखा, और उसके बाद हमने देखा मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या देखा हमने? मानव श्वसन तंत्र को देखा। मानव श्वसन तंत्र के बाद हमने देखा जो कि मानव श्वसन तंत्र के बाद हमने देखा, अब हम इसके बाद परिवहन तंत्र के बारे में लिखे थे। किसके बारे में लिखे थे? परिवहन तंत्र को देखा। परिवहन तंत्र को अभी देखा नहीं है। आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है मानव रक्त परिसंचरण या परिवहन तंत्र। तो हमारा देखिए जो हमारे इसमें 4 भाग थे। पहला थे पोषण थे, दूसरा हमारे थे पाचन थे, और तीसरा जो हमारा था मानव श्वसन तंत्र। इन तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चौथा जो है हमारा परिवहन है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा स्टार्ट होगा? उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो आज टॉपिक है मानव परिवहन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो देखिए जब हमने भोजन को पाचित कर लिया, पाचित करने के बाद अवशोषित भी कर लिया, जैसे पाचन किया उसका अवशोषण किया, एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण किया, और उसमें श्वसन में हमने देखा होगा कि जो श्वसन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके माध्यम से जो हम सांस लिए O2 को लिए उसके माध्यम से हमने एटीपी का निर्माण कर लिया। जैसे हमने श्वसन में 3 भागों में डिवाइड किया था कि एटीपी में निर्माण होते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है। जब ऑक्सीजन का जो अनुपस्थिति होती है यानी कि जब ऑक्सीजन को कम हमको मिलता है यानी कि ऑक्सीजन की अभाव होता है तो उसमें हम लैक्टिक अम्ल बनते हैं। तो अब हमारा एटीपी का निर्माण हो गया। अब इसके बाद जो हमारा होता है परिवहन, यानी कि जब एटीपी मिल गया तो हमारे हर एक कोशिका तक कैसे पहुँचेंगी, जो हमारे ऊर्जा है वह हर एक कोशिका तक कैसे पहुँचेंगी, उसी का नाम है परिवहन तंत्र या मानव रक्त परिसंचरण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेट कैसे करते हैं। अभी हम फिर से समझा देंगे कहाँ से कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ हम इसको करते हैं डिलीट, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ हम इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक होगा मानव रक्त परिसंचरण यानी कि परिवहन तंत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मानव। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मानव
रक्त परिसंचरण, क्या लिखेंगे, मानव रक्त परिसंचरण, ठीक है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इन टॉपिक को हम देखेंगे, इन टॉपिकों में हम समझेंगे। देखिए, जब हमारा भोजन यानी कि जब भोजन पाचित हो गया और श्वसन यानी कि ऑक्सीजन में मिल गया एटीपी के रूप में, अब हमारा पूरा एक A to Z तैयार, यानी कि ऊर्जा तैयार है। बस ऊर्जा को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाना है। अब यहाँ से हमारा जो होता है टॉपिक लिंक होता है, जो हमारे जैसे हमारा O2 से O2 और ग्लूकोज मिलकर, ठीक है, ग्लूकोज मिलकर क्या किया है, एटीपी का निर्माण कर दिए, एटीपी का तो निर्माण कर दिए। अब इसको क्या करना है कि जो हमारे एटीपी है यानी कि ऊर्जा है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो इसको अब क्या करना है, हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, जिसमें हमारा टॉपिक आता है मानव रक्त परिसंचरण या परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, परिवहन तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। जैसे आप समझिएगा, जैसे आपके कोई मित्र हैं जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, जैसे उनका जो घर है, जैसे आपने उनका नोट्स बुक लिया, एक नोट्स जो बुक ली है उसको क्या लिए, वह आपके घर पहुंचाए या फिर आप उसके घर यानी स्थान में पहुंचाए, एक दूसरे स्थान तक पहुंचाना है क्या कहलाता है, परिवहन तो कहलाता है। जैसे आप बस में देखे होंगे परिवहन लिखा होगा, तो परिवहन से समझे कि जो हमारा परिवहन तंत्र उसी तरह से स्टार्ट होता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे लिखा होगा बस परिवहन लिखा होता है कि नहीं। जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा बस परिवहन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्तों का परिवहन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा है मानव रक्त परिवहन, ठीक है। इसीलिए और यहीं पे हमारा कुछ और होता है तो कुछ और नाम दिया हुआ। जैसे यहाँ पे रक्त का क्या हो रहा है, रक्त के माध्यम से जो हमारा ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, उसे हर एक कोशिका तक पहुँचा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसे हम करते हैं डिलीट। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे और इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको टॉपिक जो है हमारा लिंक हो चुका है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए इसमें हम 4 भागों को देखेंगे। कौन कौन से भाग को देखेंगे, पहला हम देखेंगे हृदय के बारे में समझेंगे, ठीक है, हृदय के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ हम हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे, हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे, हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे, कैसे हमारे O2 आते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, कौन कौन से प्रक्रिया होती है, हृदय के बारे में समझेंगे। हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, बायां नीले, ठीक है, ये सब होते हैं। और साथ ही साथ इसमें सीरा और धमनी, इन सभी को हम देखेंगे। जब इसमें फुल डिटेल होगा तो देखेंगे एक फिगर के माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे दूसरा में आया होगा भाग, दूसरा हमारा होगा रक्त के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी क्लास में हम रक्त की कुछ बेसिक बातों को देख लेंगे। क्या देखेंगे, बेसिक बातों को हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और हमारा तीसरा जो हमारा भाग होगा, तीसरा हमारा होगा रक्त वाहिनियों के बारे में होगा, ठीक है, रक्त वाहिनियों के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे धमनी और सीरा के बारे में देखेंगे। देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और जो हमारे सीरा होते हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है, यानी O2 के साथ बहता है। ऐसा नहीं है कि जो अशुद्ध रक्त बहता है उसमें आप कह दीजिएगा नली या कीड़े मकोड़े उसमें डलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि CO2 के जो माध्यम होता है उसमें CO2 वाले रक्त के साथ बहते हैं। आप समझिएगा यहाँ पे कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए जो हमारा O2 युक्त होगा, ठीक है, O2 युक्त जो रक्त होगा उसमें यह धमनी में बहता है। किस में बहता है, धमनी में, ठीक है, धमनी में बहेगा। और CO2 वाला जो होता है, CO2 वाले जो बहते हैं, CO2 युक्त, वह बहते हैं सीरा में। किस में बहते हैं, सीरा में बहते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, आप देखेंगे फुसफुस धमनी में जैसे यहाँ पे शुद्ध बह रहा है, अशुद्ध बह रहा है, तो वहाँ पे शुद्ध बहेगा, ठीक है। उन अपवादों को भी देखेंगे और साथ साथ इसे आप कैसे याद करेंगे इसे हम बताते हैं।
देखिए, जब भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, जैसे कोई अच्छा इंसान है जो जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जो युक्त है, यानी कि ऑक्सीजन सहित ब्लड में बह रहा है, यानी कि एक अच्छा कार्य कर रहा है, यानी कि यह क्या हो रहा है, शुद्ध है। शुद्ध है ना, यह शुद्ध है। यह कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। और यह कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। जो शुद्ध होते हैं, जो साफ दिल के साफ होते हैं, कहा जाता है कि जो दिल के साफ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से कि जो जैसे जो शुद्ध लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको देखेंगे, उनको बहुत गड़बड़ी होती है जब वो किसी केस में, या फिर कोई जैसे मान लीजिए कोई गलत काम कर दिए, या फिर किसी केस में उन्हें अन्य तरीके से फंसाया जाएगा, तो वह क्या होंगे, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आप इससे याद रखिएगा, जो शुद्ध होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, उन्हें धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है, पहली बात। और जो जितने लोग शुद्ध होते हैं, जिनके मन साफ होता है, जो गलत कामों को नहीं करते हैं, वह यदि कभी भी किसी भी जगह पे फंस जाते हैं, तो उनका जो धड़कन है, यानी कि वह उनकी धड़कन, उनकी सोच बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। इसीलिए शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में बहता है। ठीक है, यहाँ से। और उसका उल्टा कर देंगे तो अशुद्ध रक्त हमारा शिरा में बहता है। इसमें कुछ अपवाद है, उसको हम जब हृदय की संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अपवाद हुआ है कि कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे रक्त वाहिनियों में हमने बता दिया धमनी और शिरा। एक और बेसिक बातों को देख लेते हैं। जहाँ पे धमनी और शिराएं मिलती हैं, जहाँ पे धमनी और शिराएं मिलती हैं, उसे हम कहते हैं केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए यह क्या है, धमनी है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, धमनी, ये है धमनी। और इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारा होता है धमनी, और ये जो हमारे होते हैं शिरा हो गए। ठीक है, ये क्या है, शिरा, धमनी और यह शिरा। और ये जो स्थान पे मिलते हैं, जिस स्थान पे ये मिलते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा रेड वाला, जिस स्थान पे ये मिलते हैं, धमनी और शिरा जिस स्थान पे मिलते हैं, उसे हम कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, केशिका। केशिका के नाम से जानते हैं, केशिका के नाम से जानते हैं। जहाँ पे धमनी और शिरा मिलते हैं उसे केशिका कहते हैं। जैसे एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, तो वहाँ पे जैसे हिंदी में पढ़ेंगे, एक लड़का और एक लड़की जब मिलते हैं तो वहाँ पर प्रेम उत्पन्न होता है, यमक अलंकार, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जैसे दो लोगों को मिलने से कुछ न कुछ उत्पन्न होते हैं। जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हैं, या फिर कुछ पर्सनल बात जरूर करते हैं उसी में। तो ठीक उसी प्रकार जैसे वो पर्सनल बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दोस्त हैं, कौन 1 2 3। ठीक है, 3 दोस्त हैं। तीनों दोस्त में कभी भी देखते हैं, जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक दोस्त हट जाता है, जैसे यह वाला दोस्त हट गया, तो इन दोस्तों में कुछ ऐसी बात होगी, जो पर्सनल बात होंगी, जो बस इन्हीं दोनों में उत्पन्न होगी, यानी यही दोनों बस जानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ न कुछ जरूर बनता है, कुछ न कुछ क्या होता है, जरूर बनता है। तो जब धमनी और शिरा मिलते हैं तो क्या बनता है, केशिका। जैसे चावल और पानी को मिलाते हैं तो हमारा भात बनता है। ठीक उसी प्रकार से ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ रक्त के बेसिक बातों को देखते हैं, जिसे हम यदि हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता तो हम उसे पीपीटी के माध्यम से पढ़ा देते हैं, क्योंकि वह लिखवाने की चीज़ नहीं है, वह बेसिक याद करने का चीज़ है, जिसे हम याद करते हैं कि कैसे याद किया जाता है। और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ होता है उसे लिखवा कर ही बताया जा सकता है, पीपीटी के माध्यम से आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक चीज़ों को बता देते हैं, और कुछ जो उसमें बहुत सारे थॉट होते हैं जिसे आप एकत्र कर सकते हैं किसी अन्य संस्थान से, या फिर गूगल के माध्यम से, कहीं से भी आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो इसे देख लीजिएगा कुछ, क्योंकि अब देखिए पीपीटी रहता तो हम पूरी एक A to Z को लिख लेते हैं। अब ऐसे कितना माइंड में याद रहेगा, हम भी तो वही है, याद करने का प्रयत्न तो वही होता है कि याद करेंगे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेसिक जानकारी को समझना भी उचित होता है, क्योंकि देखिए पीपीटी हर जगह पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पीपीटी कहीं कहीं लगाया जा सकता है। कहीं होती है जो समझ सकते हैं आप कि उसे लगाना उचित होता है, ताकि समय का बचत हो सके। ठीक है, यहाँ पे मानव रक्त परिसंचरण और श्वसन तंत्र को हमने जैसे लिंक किया, आप सभी समझ गए होंगे कि हमारा जब एटीपी मिल जाता है तो उसे किसी न किसी स्थान पर भेजने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, उसी के लिए हमारा मानव रक्त परिसंचरण यानी परिवहन तंत्र आया। अब हम देखते हैं रक्त की बेसिक बातों को।
क्या देखते हैं, रक्त जो हमारे यहाँ यानी ब्लड जो है, ब्लड क्या है भैया, ब्लड, ब्लड यानी रक्त जो है, रक्त की कुछ बेसिक बातों को हम देखते हैं कि रक्त हमारे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। देखिए रक्त का रंग जो होता है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पहला हो गया, ये क्या है। अब ऐसा थोड़े कि इसमें हम कोई बता दे कि नहीं रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है क्योंकि वह लाल होता है, ऐसा थोड़ी बता सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक है, जो जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कुछ और तरीके से पढ़ा ही नहीं सकते, अब इसे तो याद करना ही होगा। तो इसे इसका रंग कैसे, किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। यह आंशिक क्षारीय होता है। कैसा क्षारीय होता है, आंशिक क्षारीय होता है, आंशिक क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, पीएच जो मान होता है वह क्या होता है 7.4 और कहीं कहीं 7 पॉइंट कुछ आधार करके दिया जाता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो रक्त है, रक्त में CO2 के जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। और देखिए जो हमारे परिवहन तंत्र है उसमें हमने परिभाषा के तौर पर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कैसे, जो O2 CO2 और अपशिष्ट पदार्थ और पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं या फिर कोशिकाओं तक ले जाते हैं, वह परिवहन तंत्र कहलाते हैं। ये हो गई परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त है वह कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त रेड कलर का होता है यानी कि लाल होता है। और यह आंशिक क्षारीय होता है और इसका पीएच मान यह होता है, क्या होता है, इसका पीएच मान यह होता है। रक्त को दो भागों में डिवाइड करेंगे और रक्त को दो भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम जो देखेंगे कणिकाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें हम RBC, WBC और प्लेटलेट को देखेंगे, ठीक है। और देखिए रक्त के ग्रुप में होते हैं, यानी कि कौन कौन से ग्रुप हैं रक्त के, ठीक है। ग्रुप, रक्त के कौन कौन से ग्रुप हैं तो समझिएगा, रक्त में होता है ए ग्रुप, बी ग्रुप और AB ग्रुप और हमारे होते हैं O ग्रुप, और अन्य होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही चार होते हैं जो A, B और AB और O। आप सभी में भी यही में से कोई एक आपका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें जो होता है O जो होता है हमारा, O जो हमारा होता है यह सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता। आपको सर्वदाता हम नहीं बताएंगे, ठीक है, सर्वदाता नहीं। देखिए जो सबको देते, ठीक है, देने वाला, यह क्या है, देने वाला, जिसे हम कह देते हैं सर्वदाता, यह क्या है, देने वाला। और जो हमारा AB है यह सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब जिससे मन तिससे सामान ले सकता है, मतलब ब्लड को ले सकता है, सामान नहीं, ब्लड को ले सकता है। क्या ले सकता है भैया, बस ब्लड को ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, जो देखिए महारथी कण के बारे में आप समझे होंगे। जो महारथी कण होते हैं महाभारत में, उन्हें अंग देश का अंगराज कण कहा जाता था, ठीक है। तो वह जो होते हैं अंगराज कण, वह क्या करते थे, उनको कहा जाता था कि उनसे बड़ा दानी कोई विश्व में नहीं है उस समय, ठीक है। उनसे बड़ा दानी अभी भी कोई शायद ही बना हो, ठीक है। तो वह देखिए कण को हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कण को जब लिखेंगे कण, यहाँ पे जो इस भाग को बना हुआ है, जब इसमें से आप कुछ भागों को हटा दीजिए, जैसे हम इन भागों को हटा दिए तो हमारे जो O नाम का बना है, यानी कि र जो बनता है ऐसे कण, जो कण में र बनता है, इसे हटा दीजिए, इसका जब कुछ बेस चेंज करेंगे तो O बनेगा। यानी कि इस कण के नाम से ही जो हमारे अंगराज कण के नाम से ही जो हमारा O ब्लड ग्रुप है, इसे समझिएगा। O जो होते हैं सर्वदाता होते हैं, यानी कि सबको देने वाले। कण के नाम को समझिएगा, उसमें यदि आपको O दिख रहा है मतलब कुछ तो भाग दिख रहा होगा जिसमें आपको O दिख रहा है, जैसे ड़ को O बना दीजिए, कण के नाम से आपको याद हो जाएगा कि जो हमारा O होता है वह क्या होता है, वह सर्वदाता होता है। और जो हमारे AB होते हैं, यानी कि जब भी आप देखेंगे 10 लोगों का समूह बनेगा, 10 लोगों का समूह बनेगा, तो उसमें देखेंगे जब भी 10 लोगों का समूह बनेगा, किसी मतलब चंदा वसूलने के लिए या फिर कोई कार्यक्रम करने के लिए, यानी कि लोगों से लेने के लिए। जैसे यहाँ पे 2 है, A है B है, यानी AB ग्रुप जो है वह लेने के लिए होते हैं। जब भी ग्रुप बनता है तो वह जनता से कुछ लेने के लिए होता है ताकि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके,
ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमने देना और सर्वग्राही सर्वदाता के बारे में भी बता दिया। अब चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कुछ और फैक्टरों को बताते हैं। जैसे हमारे रक्त में आयरन, लौंग आयरन भी पाए जाते हैं कुछ, ठीक है। और हमारे जो है मानव के रक्त में कितने जो है ब्लड होते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। मानव रक्त में रक्त कितने होते हैं, एक स्वस्थ मानव में ना, ठीक है। मानव एक स्वस्थ है ना, स्वस्थ है, एक स्वस्थ मानव में कितना होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाएं होती हैं पुरुषों की अपेक्षा उसमें आधा लीटर यानी 500 ग्राम जो ब्लड होता है वह कम होता है। ये हो गया हमारे फैक्ट। और हम कुछ भागों को देखते हैं। हमारे जो रक्त होते हैं वह तरल संयोजी होते हैं। कैसा होते हैं, तरल संयोजी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, तरल संयोजी उत्तक होते हैं, यानी कि ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक होते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो परिवहन तंत्र है हमारे, यानी कि परिवहन तंत्र वह बंद क्या होता है कि बंद रक्त परिसंचरण होते हैं, यानी कि बंद। देखिए, एक होता है ओपन रक्त होता है, ओपन ब्लड, यानी कि ओपन मतलब जिसमें हमारे ओपन, एक मिनट बता देते, ये होता है ओपन और एक होता है बंद। देखिए, हमारे जो ब्लड होते हैं वह बंद रक्त परिसंचरण में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक धमनी, एक शिरा यानी कि एक नली के माध्यम से ब्लड को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, जिसे हम कहेंगे बंद रक्त परिसंचरण। जिसमें हमारा ओपन होता है, ओपन में यह होता है कि उसमें किसी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है, वह सीधे पूरे ब्लड में यहाँ से वहाँ जाते हैं, जिसे हम ओपन रक्त परिसंचरण कहते हैं। और हमारा बंद रक्त परिसंचरण जिसे कहते हैं, जिसमें एक नली हो, नली के माध्यम से उसमें ब्लड को फ्लो किया जाए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण। यहाँ तक हो गया आप सभी का। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमारे 4 ग्रुप को भी देख रहे हैं, संयोजी उत्तक को भी देख रहे हैं, मतलब जो हमारे तरल संयोजी उत्तक होते हैं उसे देखा। हमारा आंशिक क्षारीय होता है और ए बी ग्रुप होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। और इस स्वस्थ मानव के शरीर में कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। और जो पूरे 100 भागों का जिसमें ब्लड का रोल होता है वह 7% होता है, यानी पूरे शरीर में 7% ही रोल निभाता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे ml होते हैं, यानी कि एक यूनिट में 400 या 450 ml आते हैं, ठीक है। अब इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कुछ हम बातों को बताते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्लास को एंड, ठीक है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो रक्त का जन्म होता है उसे भी हम देखते हैं, यानी कि रक्त का जन्म, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो रक्त होते हैं उनका निर्माण, जन्म नहीं, एक प्रकार से जन्म ही कर सकते हैं, लेकिन रक्त का जो निर्माण होता है वह किसमें होता है, इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। रक्त का जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। और जो अब देखिए, जब निर्माण हुआ है तो इसकी मृत्यु भी होगी, यानी कब्रगाह कहाँ पर होगा इसका, कब्रगाह इसका जो होता है प्लीहा में होता है। कब्रगाह इसमें इसका कहाँ होता है, प्लीहा में, यानी मृत्यु इसकी हो जाती है प्लीहा में। यह हो गया। और देखिए, जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड जो हमारा होता है यह ऑक्सीजन को ले जाने और CO2 को ले आने का भी कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार से पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं, एक बार इसको समझते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम ब्लड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा आएगा प्लाज्मा और दूसरा हमारा जो आएगा कणिकाएँ आएगी, जिसमें हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट ये सब आएंगे, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। आप सभी लिए देखिए, ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है। यह आंशिक क्षारीय होता है। इसका pH मान क्या होता है, 7.4 या 7 अन्य भी हो सकता है। उसके बाद इसका ग्रुप जो है A होता है, B होता है, AB और O होता है। O सर्वदाता होता है, AB सर्वग्राही होता है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है, मगर देने की बात आएगी तो बस खुद को ही देगा, ठीक है।
और उसके बाद देखिए मानव रक्त जो स्वस्थ मानव होते हैं उसमें 5 से 5.5 या 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, यानी कि खून होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद यह बंद रक्त परिसंचरण में पाया जाता है, यानी हमारे लोग जो है बंद रक्त परिसंचरण में हम लोग होते हैं। और जो है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जो कब्रगाह होता है वह प्लीहा में होता है। और एक बात, रक्त में हमारा जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, रक्त में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब समझेगा, एक बार फिर सब इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्लास करेंगे एंड। देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि O2, CO2 अपशिष्ट पदार्थ और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी ले जाने का कार्य करता है, वह होता है परिवहन तंत्र। ठीक है, अब इसे करते हैं डिलीट और हम करते हैं ब्लड को 2 भागों में डिवाइड। ठीक है, ब्लड को हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ब्लड को 2 भागों में करेंगे डिवाइड, और क्लास को करेंगे एंड, क्योंकि जो हम डिवाइड करेंगे उसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए हम लिखेंगे रक्त वर्गीकरण। ठीक है, रक्त वर्गीकरण में हमारा सबसे पहले आएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आएगा, प्लाज्मा जो कि 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है 55%। और उसके बाद जो हमारे आते हैं प्लाज्मा के बाद कणिकाएँ आती हैं। ठीक है, कणिकाएँ आती हैं, इसमें हमारे आते हैं कौन कौन से भाग आते हैं, इससे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आएंगे RBC। ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स आएंगे, ये सब आएंगे। यह होता है हमारा 45%। ठीक है, 45 55 कितने हो गए, 100% हो गए, यहाँ पे 100% हो गया कि नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में, देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन से क्या क्या करते हैं, और उसके बाद जो हमारे WBC हैं, RBC हैं, प्लेटलेट हैं, इनका कार्य क्या है। जैसे WBC को हम कहते हैं सैनिक कहते हैं, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यानी कि यह रोगों से, रोग मतलब हमारे शरीर में नहीं होता है, उससे लड़ता है। ठीक है, और RBC देखेंगे जिसका कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं लाल ब्लड मतलब कणिकाएँ। ठीक है, इन प्रकार से इसे कहते हैं श्वेत ब्लड कणिकाएँ, इस प्रकार से कहते हैं। तो क्लास करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों को समझते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को जो ये हमारे लेक्चर हैं इसमें हमने जिस टॉपिक को बताया वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।